कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है और मैंने देखा है एज ए टीचर कि 90% बच्चों के केस में बेसिक्स की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब थ्योरी तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, क्लास में, थ्योरी समझ में भी आता है अच्छे से, लेकिन बेसिक्स वीक होने की वजह से सिंपल सा प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं बच्चे। साधारण से प्रॉब्लम में भी दिक्कत आ जाती है। अगर एक दो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाए तो तुक्का पर, फार्मूला पर सॉल्व हो जाता है, और ये प्रॉब्लम 90% बच्चों में है। तो इस तरह के कंप्लेंट्स आए कई बच्चों के कि थ्योरी तो सर बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, थ्योरी समझ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th के लिए भी और 12th के लिए भी स्टडी विद धर्मात्मा चैनल पर, आपके अपने चैनल पर बेसिक्स क्लास, स्पेशली न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा थ्योरी पर चर्चा करते हुए, रिवीजन करते हुए, और बेसिक सवाल से, बेसिक्स न्यूमेरिकल से हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो एक बात का तो वचन देते हैं, एक बात की प्रॉमिस करते हैं कि इस तरह के बच्चों का जो काफ़ी वीक रहे हैं बच्चे, उनका न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एकदम लो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो आज शुरू करेंगे हम लोग वेक्टर चैप्टर। वेक्टर के बाद मोशन, मोशन इन 1D 2D, इस तरह से पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। और वेक्टर को दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, दो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वेक्टर आज पढ़ेंगे पार्ट 1 और उसके बाद वेक्टर पार्ट 2, और रेगुलर टाइम इंटरवल पर वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो आप भी कंटिन्यू वॉच करते रहें और देखते रहें स्टडी विद धर्मात्मा। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और आज आगे बढ़ते हैं वेक्टर पार्ट 1 बेसिक्स से। ठीक, फिर लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स का सेट देंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, और जिन बच्चों के आंसर्स गलत होंगे उनके क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर, आज देखेंगे वेक्टर पार्ट 1, वेक्टर 1, फिर कल देख लेंगे वेक्टर 2। ठीक, तो पहले कुछ रिवाइज करते हुए बेसिक्स वेक्टर के लिए। वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हो, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश। तो वेक्टर होने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी होगा जब उसमें मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। तो उस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ वैल्यू भी होना चाहिए। दूसरा, डायरेक्शन एकदम मस्ट है, डायरेक्शन तो एकदम जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और इन दोनों के बावजूद इट शुड ओबे, जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को जोड़ने का, सदिश को जोड़ने के कुछ नियम है। ओबे मीन्स पालन करना, ओबे मीन्स पालन करना। तो अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब तो वो वेक्टर होगा, अदरवाइज स्केलर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है, डायरेक्शन भी होना जरूरी है, एंड इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना जरूरी है, तभी वेक्टर होगा। अगर तीनों में से एक में भी फेल कर गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की, तो करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब करंट की कुछ वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। इसके बावजूद करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट फिर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि करंट को ज्योमेट्रिकली ऐड नहीं किया जाता है। करंट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट्स आर एडेड अलजेब्रिकली, करंट्स आर एडेड अलजेब्रिकली। जो भी अलजेब्रा के रूल को, बीज गणित के रूल को फॉलो करता है, जिसको भी अलजेब्रिकली जोड़ने के बाद रिजल्ट सही आता है, दो जो ऑल क्वांटिटीज आर स्केलर, वो सब स्केलर होगा। देखो, अलजेब्रिकली जोड़ोगे और तब रिजल्ट सही आता है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ज्योमेट्रिकली जोड़ोगे या वेक्टर के लॉ को फॉलो करते हुए जोड़ोगे और तब रिजल्ट सही आता है तो वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। वरना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हुए भी कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हो सकता है। ठीक, तो करंट सारे अलजेब्रिकली, जैसे मान लो 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर आता है, एंड दिस इज अलजेब्रा।
दैट्स वाई करंट इज स्केलर। ठीक, अगर ऐसा होता, ऐसा तो नहीं हो सकता, 4 और 3 का अगर नेट वैल्यू 5 आता, अगर 5 आता तो वो फिर वेक्टर हो जाता, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्री फॉलो कर रहा है, बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक ना, तो हम लोग इतना समझ लें कि करेंट्स आर एडेड अलजेब्रिकली एंड वेक्टर्स आर एडेड ज्योमेट्रिकली, या फिर इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बेसिक बात है जो सब बच्चों को पता है। ठीक ना, स्केलर को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इट डज नॉट नीड द डायरेक्शन, बट वेक्टर नीड्स डायरेक्शन। वेक्टर को डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर फोर्स लगाओगे तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, वरना यूजलेस हो जाएगा। वो सिर्फ बोला 10 न्यूटन लगा दो बस, तो 10 न्यूटन किधर लगाओगे, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स हुआ वेक्टर क्वांटिटी ना। लेकिन मास स्केलर हुआ, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट नीड डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अब 10 केजी आलू लेना है तो 10 केजी आलू पूरब पश्चिम ईस्ट वेस्ट बोलना तो बिल्कुल मजाक बन जाएगा, है ना। इसीलिए मास स्केलर क्वांटिटी है। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हुए अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स पर यहाँ थोड़ा फोकस करें। न्यूमेरिकल्स वीक है अगर बहुत, तो बेसिक से आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसके लिए वेक्टर्स के रिजल्टेंट के बारे में जानना जरूरी है। दो वेक्टर को जब ऐड करते हो मतलब उसका नेट वैल्यू निकालते हो, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी क्या, नेट वैल्यू। रिजल्टेंट मीन्स नेट वैल्यू। ये हुआ वेक्टर सम। वेक्टर सम, जितने भी वेक्टर हैं सबको जोड़ दो तो वेक्टर सम इज इक्वल टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ना, जैसे कि देखो अगर एक वेक्टर है 4i प्लस 3j और दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 5j, तो बताइए कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट के बारे में आपको पता है, ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड कर दो। अरे एक जैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा तो ऐड कर दोगे, डिसिमिलर ऐड नहीं होता, एक जैसा जो होगा सिर्फ उसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ दो तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7i। इसी तरह इधर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8j, 8j। ये आ गया रिजल्टेंट ना। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, मान लो माइनस करना हुआ, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अगर है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सिमिलर उसी तरह से करोगे, आई वाले में से आई वाले को माइनस करोगे, जे वाले में से जे वाले को माइनस करोगे, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा आई, 1i, तो लिखेंगे आई। 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, तो लिखेंगे माइनस 2j। मतलब दो वेक्टर का सम ही तो रिजल्टेंट होता है, तो दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, वेक्टोरियली जोड़ेंगे, वेक्टर के लॉ को फॉलो करते हुए जोड़ेंगे। ठीक, चलिए अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करना, अब सीखेंगे रिजल्टेंट फाइंड करना। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान देना है थोड़ा सा। अब देखेंगे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करना। तो कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को जोड़ने के कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं, बस ये समझते चलना है और इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम से हाई लेवल तक का। जैसे कि पहला फर्स्ट है लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, ये लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन क्या कहता है, एक बार याद दिला दे, रिवाइज करवा दे जरा। लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन ये कहता है कि जैसे दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर के फ्रंट पोर्शन को हेड बोलते हो, पीछे वाले को टेल बोलते हो। अरे आगे वाला हिस्सा हेड हुआ और बैक वाला पोर्शन क्या हुआ, टेल, यही तो बोलते हो। वेक्टर को एरो से दिखाते हैं तो एरो का आगे वाला हिस्सा हेड, पीछे वाला टेल कहलाता है। तो लॉ क्या कहता है कि एक वेक्टर के हेड पर, जैसे एक वेक्टर है ये, अगर इसके हेड पर दूसरे का टेल रख दिया जाए, देख लो जरा, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल रख दिया, तो टेल से हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा यही लाइन देगा दोनों वेक्टर का सम, यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, यही देगा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
ठीक है ना, यही है लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। अगर एक वेक्टर के, अगर मान लो ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल रख दिया, तो ए के टेल से बी के हेड को मिलाने वाला जो लाइन होता है, यही लाइन देता है दोनों वेक्टर का सम, दोनों वेक्टर का जोड़, और इसी वेक्टर के जोड़ को, इसी वेक्टर के सम को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। अच्छा, जैसे ट्रायंगल बन जाए ना, किसी भी न्यूमेरिकल्स में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर ट्रायंगल बन जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर सवाल देखकर ट्रायंगल बन जाता है तब तो मैथ के इस कॉन्सेप्ट का, मैथ के इस रिलेशन का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इसके सामने का साइड ए, इसके सामने का साइड बी, इसके सामने का साइड सी। तो तुम लिख सकते हो यहाँ पर, मैथ्स में पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्री में, ए बाय साइन है, जो साइड लिया उसका सामने का एंगल लेना है, देख लो ए बाय साइन है। उसी तरह अगर बी उठाते हो ये वाला साइड, तो बी बाय, बी का सामने वाला एंगल कैपिटल बी, तो बी बाय साइन बी। सिमिलरली अगर सी उठाते हैं तो सी बाय साइन सी। तो इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। देखो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन कुछ खास है नहीं, इसका ज्यादातर यूज होता है सेकेंड लॉ में, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। लेकिन क्योंकि ट्रायंगल बन जाता है तो हम लोग इस मैथ के इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो कि देखो दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ना, वेक्टर पार्ट वन, वेक्टर पार्ट टू। तो वेक्टर पार्ट वन में रिजल्टेंट निकालने तक हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और उसके बाद बचा हुआ वेक्टर सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा बेसिक्स नॉलेज में रहेगा, बेसिक्स दिमाग में रहेगा, तभी तो फिर बेसिक्स प्रॉब्लम भी कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट होगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है देख लो, जैसे सपोज करो कि किसी बॉलर ने बॉलिंग किया, किसी बॉलर ने यहाँ से बॉल फेंका, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एकदम सीधा ऐसे फेंका बॉल, और यहाँ पर बैट्समैन है जिसने स्ट्राइक किया, जिसने स्ट्राइक किया। सपोज करो कि बॉल भागा 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर, और ये बॉलर दौड़ता है, बॉलर इधर से दौड़ता है 30 डिग्री पर। तो विथ व्हाट वेलोसिटी शुड द बॉलर रन टू कैच द बॉल? विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड द बॉलर, शुड द बॉलर रन, शुड द बॉलर रन टू कैच द बॉल, टू कैच द बॉल? अभी क्या बताए थे कि जैसे ही ट्रायंगल बन जाए, किसी भी तरह का ट्रायंगल बन जाए तो खुश हो जाओ, क्योंकि सवाल बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। अब जैसे इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, मिल गया, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया तो इजीली तुम अप्लाई कर सकते हो मैथ का कॉन्सेप्ट। उठा लो ये वाला साइड 10, 10 बाय साइन कितना, इसके सामने का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो लिख दिया साइन 30 डिग्री। ये वाला वेलोसिटी उठा लो, एक वो उठा लो जो पता है, दूसरा वो उठा लो जो फाइंड करना है, जो निकालना है। तो वी का सामने वाला एंगल कितना, तो साइन 60 डिग्री ना। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लो ना, हो तो गया। v इज इक्वल टू कितना, तो v इज इक्वल टू 10, और ये वाला इधर चला आता है ना, v निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, v इक्वल्स 10 साइन 60 डिग्री बाय में ये वाला साइन 30 डिग्री, यहीं से तो v आएगा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10√3 मीटर पर सेकेंड आराम से। ठीक है, तो पहला लॉ, रिजल्टेंट फाइंड करने का पहला लॉ यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया जाए, तो टेल से हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा, ये लाइन दोनों वेक्टर का जोड़ देगा, दोनों वेक्टर का सम देगा, और उसी वेक्टर सम को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। ये रिजल्टेंट हुआ r इज इक्वल टू a प्लस बी, जैसा अभी बताए थे कि मान लो कि अगर एक वेक्टर a इज इक्वल टू सपोज करो 8i प्लस 6j है, और दूसरा वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j है, तो फाइंड इट्स रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर सम। क्या है रिजल्टेंट, दो वेक्टर का जोड़,
वेक्टर सम को ही हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ दो। तो क्या बताए थे जोड़ने का नियम कि आई वाले को आई वाले के साथ और जे वाले को जे वाले के साथ। तो इधर हो जाएगा 8 + 2 10i और 6 + 2 8j। ये आ गया रिजल्टेंट 10i + 8j। ठीक है, देख लो एक बार। काफी अच्छा यूज है इसका, ट्रायंगल लॉ जो है ये मैथ का अच्छा यूज है इसका। ठीक, ये सब फर्स्ट लॉ जो बताता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन। चलिए सेकेंड लॉ है इसका लॉ पैरेललोग्राम मेथड। यहां से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड ये वेक्टर को जोड़ने का दूसरा लॉ है, वेक्टर सम फाइंड करने का यानी रिजल्टेंट फाइंड करने का। जैसे सपोज करो कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मान लो कोई कुछ भी होगा रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट फाइंड करने का क्या तरीका है, मैग्नीट्यूड r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल सा रिलेशन है, याद रखो, है ना। r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। अगर मान लो कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी है, तो सब्ट्रैक्शन भी तो एडिशन ही है, घटाव भी तो जोड़ ही हुआ ना। देखो ना, a और माइनस बी का जोड़ हुआ ना। तो अगर यहाँ b के जगह पर माइनस बी रखोगे इस जगह पर, तो अभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब माइनस बी का स्क्वायर करोगे वो भी तो प्लस बी स्क्वायर ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। और यहाँ हो जाएगा 2a इंटू माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 2a इंटू माइनस बी cos थीटा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यही ना। तो देख लो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। याद रहे ये सब बात। देखो वेक्टर का जब सम रहेगा, वेक्टर का जब जोड़ रहेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यहाँ बीच में प्लस होगा। और अगर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है ए माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस के जगह यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये याद रखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब देखो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब r का मैग्नीट्यूड, r की वैल्यू इज इक्वल टू वेक्टर a की वैल्यू प्लस वेक्टर b की वैल्यू, बस वेक्टर सम नहीं है ये तो वैल्यू का सम हो गया, मैग्नीट्यूड का सम हो गया। अब अगर यहाँ स्क्वायर करते हो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये सिंपल अलजेब्रा हो जाएगा, बीजगणित, सिंपल अलजेब्रा। क्योंकि यहाँ अब ये वेक्टर नहीं रहा, ये सिर्फ वैल्यू का सम है। तो अब अगर यहाँ तुम दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, यहाँ cos थीटा नहीं लगेगा। अगर मैग्नीट्यूड का सम हो, अगर वैल्यू का सम हो, तो यहाँ cos थीटा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वेक्टर का सम हो तो सेम फॉर्मूला में यहाँ cos थीटा भी लग जाएगा। ठीक है, कर ले प्रैक्टिस। अच्छा मान लो कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा बना रहा है, तो एंगल भी तुम फाइंड कर सकते हो, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए के साथ, वो तुम यहां से निकाल लो। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, याद रखो ए प्लस बी cos थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, वो यहां से फाइंड कर सकते हो तुम, इसको याद कर लो। अब सॉल्व करेंगे हम लोग कई प्रॉब्लम्स, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बोलो एक यहीं पर कर लें, चलो एक यहीं कर लेते हैं। जैसे कि देखो सपोज करो दे दिया कि दो वेक्टर था P और Q, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, और दोनों का रिजल्टेंट R। P की वैल्यू यानी P का मैग्नीट्यूड दे दिया मान लो 4 मीटर। चलिए Q की वैल्यू यानी कि Q का मैग्नीट्यूड दे दिया 3 मीटर। रिजल्टेंट आया कितना, तो बोला कि रिजल्टेंट आया 5 मीटर। तो बताइए कि आखिर एंगल बिटवीन P और Q, P एंड Q के बीच एंगल कितना होगा, वो थीटा कितना होगा। ठीक है, ये है सिचुएशन।
चलो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू है, वेक्टर का सम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो, वेक्टर का सम होता है तो स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा लग जाता है ना, वैल्यू का सम होता है तो कॉस थीटा नहीं लगता है, देख लो। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, cos थीटा लगाना मत भूलना, वेक्टर का सम है, वेक्टर का जोड़ है। अब वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, मेरे साथ साथ एकदम करते चलो, वीक रहा है तो वीक मत रहने दो सब दिन के लिए, ठीक करो उसको, तो साथ साथ सोचोगे करोगे तब ना मेरे साथ। चलिए p का स्क्वायर कीजिए, p कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, q कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ रखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 तिया 12 दूना 24, 2 चौक 8 तिया 24, एक ही बात है, 24 cos थीटा है ना, इधर हो गया 25, इधर 16 और 9 25, 16 प्लस 9 25, इधर हो गया 24 cos थीटा। अब जरा 25 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 25, 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 24 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0/24। अच्छा 0 कुछ भी रहता है तो 0 ही तो आता है, तो जब cos थीटा 0 हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री ना, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यानी कि अगर सिचुएशन ऐसा है कि P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 5 है, तो इस सिचुएशन में P और Q के बीच का एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। इसको तुम ऐसे भी देखो ना, ऐसे भी देख सकते हो, जैसे P है 4 मीटर, Q है 3 मीटर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4 3, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, नहीं हो जाएगा क्या, ये 5 मीटर हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम 4 3, लंब आधार तो कर्ण कितना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का ये 5 मीटर हो जाएगा, तो आया ना रिजल्टेंट 5 मीटर, P की वैल्यू 4 मीटर, Q की वैल्यू 3 मीटर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, वही तो आया था अभी, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से और सवाल करते हैं, अच्छी तरह समझ लो, एक एक प्रॉब्लम, एक एक सवाल अच्छी तरह समझ लो। चलो और आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम देखो, जैसे दे दिया कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q की वैल्यू, दोनों वेक्टर सम है, इज इक्वल टू वेक्टर का डिफरेंस, वेक्टर का जोड़ प्लस वेक्टर का घटाव, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो वेक्टर का सम है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, तो cos थीटा तो लगाना ही लगाना है उसमें, तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इधर क्या लिखोगे बोलो, इधर लिखोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। चलिए इस p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कट गया, ये q स्क्वायर से ये q स्क्वायर कैंसल, ये माइनस वाला इधर उठा कर लाओ, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये वाला 2pq cos थीटा, और ये जो माइनस 2pq इधर उठा कर लाए वो भी 2pq cos थीटा, बचा इधर कुछ नहीं 0। अब ये 2pq और 2pq कितना हो गया 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0/4pq इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा 0, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो सिंपल था कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं, आराम से कर सकते हो। चलो और देख लेते हैं प्रॉब्लम, और प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3, अगर सपोज करो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू, ऐसे दे दिया P की वैल्यू प्लस Q की वैल्यू, ऐसे दे दिया, अगर ये कंडीशन है, इधर वेक्टर का सम यानी रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड, इधर P का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड, इधर वेक्टर का सम है और तब उसकी वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है, और इधर P का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो
तो अब स्क्वायर करोगे तो इधर वेक्टर के हिसाब से हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा लग जाएगा ना, यहाँ पर वेक्टर का सम है। चलिए, लेकिन इधर तो वेक्टर का सम नहीं है, इधर तो वैल्यू का सम है। तो p का स्क्वायर सिंपल करते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा नहीं लगेगा, वहां पर वैल्यू का सम है ना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। चलिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू से ये कट गया, अब 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू, बच गया 2pq, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2pq बाय 2pq, कट के आ गया 1। तो कॉस थीटा 1, तो थीटा कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। कर लोगे इस तरह का सवाल? ठीक। लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन का सेट दे देंगे, उसको सॉल्व करना घर पर, और कमेंट में आंसर भी लिख कर दे देना। जिसका जिसका आंसर गलत होगा तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा, जहां भी तुम मिस्टेक करोगे। ठीक, चलिए, हो गया। आगे बढ़े, दूसरे तरह का सिचुएशन देखें जरा, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, और फिर देंगे प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे कंपोनेंट निकालना तो जानते ही हो, सिखा देते हैं अभी फिर से एक बार। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट मतलब हो गया हिस्सा, उसका हिस्सा। किसी भी वेक्टर का कितना हिस्सा x के तरफ होगा, कितना हिस्सा y के तरफ होगा। अगर कोई वेक्टर बीचों बीच लग रहा है तो मान लो इधर x एक्सिस है और इधर y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष, x एक्सिस y एक्सिस, और ये रहा कोई वेक्टर f। अब मान लो कि थीटा x एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इस f का कुछ हिस्सा होगा x के तरफ और इस f का कुछ हिस्सा होगा y के तरफ। तो जितना x के तरफ होगा उसको लिखेंगे fx और पढ़ेंगे x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट निकालने का तरीका f cos थीटा। देखो, जिसके साथ एंगल दिया रहेगा, जैसे x एक्सिस के साथ एंगल है, x वाले में cos लगा दिया, और इधर वाला जितना हिस्सा होगा उसको लिखेंगे fy, पढ़ेंगे y कंपोनेंट ऐसे पढ़ेंगे, है कि नहीं, और ये हो जाएगा f sin थीटा। ध्यान रहे, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, जैसे x के साथ एंगल यहाँ दिया है तो x कंपोनेंट में cos लगाना है, और y के साथ एंगल नहीं गिवन है, दिया हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो y की तरफ लेंगे sin थीटा। इस तरह से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लिया करेंगे। जैसे कि देखो, जैसे बताओ, तुम ही बताओ, अगर मान लो ये 20 न्यूटन का फोर्स है और ये वाला 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया इस बार y एक्सिस के साथ, y के साथ दे दिया। क्या पढ़े थे हम लोग? जिसके साथ एंगल दिया रहेगा उसमें cos लगेगा। यहाँ x के साथ एंगल था तो x वाले में cos लगा, यहाँ y के साथ एंगल है तो y वाले में लगाएंगे ना, वैल्यू लिख लेंगे पहले, और y वाले में लगाएंगे cos। जबकि x के साथ एंगल गिवन नहीं है, न दिख रहा है, तो इसीलिए x के साथ हम लोग ले लेंगे साइन। तो जिसके साथ एंगल दिया रहेगा उसमें cos लगाएंगे, जिसके साथ एंगल नहीं दिया रहेगा उधर साइन लगा देंगे। यही तो कंपोनेंट, ऐसे तो कंपोनेंट निकालते हैं हम लोग ना। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ जाए कि सर ये 60 है तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो लीजिए, अब तो x के साथ भी 30 है, अब तो x एक्सिस के साथ भी 30 है, तो x वाले में भी cos लगा सकते हो, इसको लिख सकते हो 20 cos 30 डिग्री। बात तो बराबर है, अरे वैल्यू तो सेम है। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और cos 30 डिग्री भी तो होता है √3/2, तो बात तो सेम है ना। अच्छा देखो, y के साथ जैसे 20 cos 60 है, अगर हम ये 30 मान लिया तो इसका भी तो लिख सकते हैं उधर, y के साथ इधर क्या लिख सकते हैं इसको, 20 sin 30 डिग्री। बात तो एक ही है, ठीक, ज्यादा नहीं सोचना है, बस एक ही बात दिमाग में रखो ना, जिसके साथ एंगल दिया रहेगा उधर cos लगाएंगे, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया रहेगा, उधर साइन लगाएंगे। ठीक है, ये है 40 न्यूटन और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री,
ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। बताइए x कंपोनेंट क्या लिखेंगे? 40 कॉस या साइन? देखो x के साथ एंगल यहाँ नहीं दिख रहा है तो इस वाले में साइन लगा दो, सॉरी साइन 30 डिग्री। अच्छा y के साथ एंगल दिया हुआ है तो y वाले में लगा दो कॉस, हो गया कॉस 30 डिग्री। इस तरह से कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे हम लोग वो दो से ज्यादा वेक्टर के लिए। दो से अगर ज्यादा वेक्टर दिया हुआ है तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड था सिर्फ दो वेक्टर के लिए, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड लॉ देखते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर दिया हुआ है तब। तीसरा लॉ रिजल्टेंट निकालने का, लॉ ऑफ पॉलीगॉन मेथड। लॉ ऑफ पॉलीगॉन मेथड। लॉ ऑफ पॉलीगॉन मेथड में क्या करना है? पॉलीगॉन का मतलब ही हुआ ज्यादा ज्यादा साइड वाला ना। अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तब देखो, दो वेक्टर रहेगा तब तो तुम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से निकाल लोगे आराम से। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर दो से ज्यादा है तब क्या करना है ये देख लो जरा। तो क्या करेंगे, जितना भी वेक्टर रहेगा सबका x कंपोनेंट एक साथ लिख लेंगे। ऑल x कंपोनेंट्स, जितना भी x कंपोनेंट रहेगा सबको एक साथ लिख लेंगे। सबका y कंपोनेंट भी एक साथ लिख लेंगे हम लोग। और तब रिजल्टेंट या नेट वैल्यू, रिजल्टेंट या नेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट, पूरे फिजिक्स में सब दिन ये सब काम करना है। x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, सब दिन। देखो वेक्टर में जो भी चीज अभी सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये सब दिन काम आएगा 11 से 12 तक। वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होगा, लेकिन काम तो वही करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सब में वही काम करेंगे। अगर दो से ज़्यादा वेलोसिटी है, दो से ज़्यादा फोर्स है, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी, तो सबका x कंपोनेंट एक साथ निकाल लोगे और सबका y कंपोनेंट एक साथ। फिर रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। और उसमें ये बात भी ध्यान में रखना है ना, इधर होता है डायरेक्शन, क्या पढ़े हो क्लास में, ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। अलग से वेक्टर का वीडियो भी है डिटेल से, वो देख लेना। यूनिट डायमेंशन का, वेक्टर का, सबका डिटेल में वीडियो भी दिया हुआ है क्लास का। आज के क्लास का पर्पस है सिर्फ बेसिक समझना और बेसिक्स न्यूमेरिकल से थोड़ा हाई लेवल की ओर बढ़ना। ठीक, तो ईस्ट वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, यही ना। अगर आई लगा हुआ है तो समझ जाना, इस 3 यूनिट वेक्टर होता है ना, आई जे और के। 3 यूनिट वेक्टर आई जे और के। आई क्या इंडिकेट करता है? एक्स एक्सिस। आई क्या इंडिकेट करता है? एक्स एक्सिस। जे इंडिकेट करता है वाई एक्सिस। और अगर कहीं के लगा हुआ है तो समझ जाना है कि वो जेड एक्सिस के तरफ है। आई रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस एंड के रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होता है एक्स वाई जेड। तो तीनों एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट वेक्टर लिया गया, आई जे और के। ये तीनों यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर यानी वैसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1। और आई जे के क्या बताता है? डायरेक्शन। अगर आई लगा है तो समझ जाना ईस्ट है, माइनस आई लगा है तो समझ जाना वेस्ट है, जे लगा है तो समझ जाना नॉर्थ है, माइनस जे लगा है तो समझ जाना साउथ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो कंपोनेंट निकालते वक्त, क्योंकि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर है इसमें, तो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। अब मान लो कोई वेक्टर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें है कोई वेक्टर, तो इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव ले लेना, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव ले लेना। अगर मान लो वेक्टर इसमें है, इसमें है, तो x कंपोनेंट निगेटिव और y कंपोनेंट भी निगेटिव ले लेना। मान लो चौथा क्वाड्रेंट इसमें है तो x कंपोनेंट पॉजिटिव ले लेना, y कंपोनेंट निगेटिव ले लेना। ये परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक तो कॉस साइन किस में लगाओगे, ये एकदम परफेक्ट रहना जरूरी है। दूसरा कि प्लस किस में और माइनस किस में, ये जरूरी है। और जब इतना कर लिया ना, लिख लिया, तो एकदम परफेक्ट जाएगा सब कुछ।
ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक बार इसको देख लो, करना क्या है, एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, वाई कंपोनेंट निकाल लिया और रिजल्टेंट यहाँ से निकाल लिया, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, प्रैक्टिस करें थोड़ा, ये सब ध्यान में रखना। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले दो ही वेक्टर लेते हैं। जैसे एक वेक्टर इधर ले लिया 10 न्यूटन, ये 60 डिग्री वाई एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, और एक वेक्टर इधर ले लिया 20 न्यूटन का और इसके साथ ले लिया 30 डिग्री। सिर्फ दो लेकर अभी देखते हैं, फिर 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे। ठीक है, चलिए एक्स कंपोनेंट लिखिए। चलिए पहला का एक्स कंपोनेंट क्या लिखें? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव। तो चलिए 10 का लिखते हैं एक्स कंपोनेंट। तो देख रहे हो एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया गया है, तो जिसके साथ एंगल नहीं दिया गया है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं भाई साहब, साइन लगाते हैं। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये वेक्टर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा निगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। तो चलिए इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे निगेटिव। हाँ 20 का देख लो, इस बार एक्स के साथ एंगल गिवन है, एक्स के साथ दिया हुआ है, तो एक्स कंपोनेंट ही निकाल रहे हैं ना, तो जिसके साथ एंगल दिया उधर कॉस लगाएंगे, तो 20 कॉस 30 डिग्री, ये आ गया। अब आगे देखो एग्जाम्पल है ना, सवाल दिया रहेगा उस हिसाब से जिससे कि इजीली वो टूट जाए, ज़्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इस तरह से निकाल लिया करोगे। 20 - 10 10, 2 से काट देंगे तो 5 √3 हो जाएगा ये एक्स कंपोनेंट। चलिए उसी तरह वाई कंपोनेंट लिखिए, तो 10 का वाई कंपोनेंट, देखो वाई के साथ एंगल दिया हुआ है तो वाई वाले में कॉस लगाएंगे, 10 cos 60 डिग्री, और y कंपोनेंट भी तो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वेक्टर तो दोनों पॉजिटिव होगा। चलिए 10 cos 60। अच्छा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x कंपोनेंट तो निगेटिव लिख लिया, लेकिन y तो पॉजिटिव होता है, तो इसमें लिखेंगे प्लस 20 साइन 30 डिग्री ना। अब जब दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो रिजल्टेंट आराम से यहां से निकाल लेंगे, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सवाल सॉल्व। ठीक, चलो दो से ज्यादा वेक्टर लेकर देखते हैं और इसमें अपना दिमाग लगाना और तुम लोग भी मेरा साथ देना। ठीक, साथ साथ लिखते चलोगे, बोलते चलोगे। देखो इस बार हम 3 वेक्टर लेते हैं आपके लिए। चलिए ये 20 मीटर, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 10 मीटर, ये वाला 30 डिग्री, और चौथा हमने इधर ले लिया, ये मान लिया 45 डिग्री, और ये है 30 मीटर। चलिए इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो दो से ज्यादा वेक्टर है तो रिजल्टेंट फाइंड करने का यही तरीका है, एक्स कंपोनेंट एक साथ ले लेंगे, वाई कंपोनेंट एक साथ ले लेंगे, फिर रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। लेकिन इसमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एकदम करेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। कॉस किधर लगाओगे, प्लस माइनस क्या करोगे, सब एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। तो चलो बनते हैं परफेक्ट। सर अब तो हो जाएगा सर, लग रहा है कुछ कुछ सीखना शुरू कर दिए हैं, यही सब तो हार्ड लगता था हमको। ठीक, चलो ये 20 है, 20 का एक्स कंपोनेंट बोलो। देखो तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये है ना, बोलो 20 का एक्स कंपोनेंट बोलो, जिसके साथ एंगल लगा है उसमें कॉस लगाएंगे, तो लिखेंगे 20 cos 60 डिग्री, 20 cos 60 डिग्री। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर है ना, तो एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव लेंगे और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव लेंगे। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट वाले का, इसका देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो एक्स कंपोनेंट माइनस में लेंगे, तो क्या लिखेंगे? -10 cos 30 डिग्री। चलिए अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव लेंगे और वाई कंपोनेंट निगेटिव। चलो एक्स कंपोनेंट लो पहले, 30 मीटर है ना, तो लिखेंगे 30 cos 45 डिग्री। फिर क्या है, फिर तो वैल्यू पुट करना है बस, बच्चों वाली बात है। वाई कंपोनेंट, चलिए इसका वाई बोलिए 20 का, तो 20 का वाई कंपोनेंट 20 साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए
इसका भी y कंपोनेंट देखो, y पॉजिटिव होगा ना, y कंपोनेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव होता है, तो 10 का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 साइन 30 डिग्री। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें देख लो, x कंपोनेंट पॉजिटिव था लेकिन y कंपोनेंट तो निगेटिव है, तो y कंपोनेंट को निगेटिव लिखेंगे, माइनस कितना 30 है और साइन 45 डिग्री। और जब x कंपोनेंट y कंपोनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्टेंट तो आराम से निकाल लेंगे भाई साहब, यहाँ से अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। सब दिन यही काम करोगे, क्लास 11 से लेकर 12 तक जहां भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा रिजल्टेंट ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ये था वेक्टर पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हम लोग इतना चीज सीखते हैं, अभी वेक्टर खत्म नहीं हुआ है, वेक्टर पर और प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे हम लोग। पहले कुछ सवाल दे दें तुमको, आराम से सॉल्व करना, और सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखना, सिर्फ आंसर। अगर आंसर करेक्ट होगा तो सोचेंगे चलो तुम्हारा अप्रोच सही था, और अगर आंसर रॉन्ग आया तो नेक्स्ट क्लास में सेम सवाल को डिस्कस कर देंगे, बता देंगे क्या कमी रह गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का सेट दे दें हम, चलिए दे देते हैं सेट। क्वेश्चन कुछ जो सीखे हैं अभी तक, क्वेश्चन का सेट। पहला क्वेश्चन, अगर ये वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k, तीसरा वेक्टर 4i माइनस 1j माइनस 2k ऐसा है, तो फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है आपको और आंसर कमेंट में देना है, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक। सेकेंड नंबर, चलिए रिजल्टेंट इसका निकाल कर ट्राई करोगे, देखोगे, आंसर लिख देना, ज्यादा सवाल नहीं दे रहे, बस कुछ से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो मेरा सवाल है फाइंड द एंगल, ये एंगल का सिंबल है, फाइंड द एंगल बिटवीन b बाई w, बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। ये भी सॉल्व करना है आपको, इसका भी जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, नंबर के हिसाब से आंसर दे देना कमेंट में, ठीक है। तीसरा नंबर 3, थर्ड में हमने दे दिया कि ये है 40 मीटर, ये 60 डिग्री पर, ये है 40 मीटर, ये वाला 30 डिग्री है, और इधर दे दिया 20 मीटर 45 डिग्री पर। तो बताइए इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सवाल ये है। नंबर 4 में 10 न्यूटन 30 डिग्री, 10 न्यूटन इधर 30 डिग्री, इधर दे दिया 5 न्यूटन 60 डिग्री पर, और इधर दे दिया 3 न्यूटन ये वाला 30 डिग्री पर। तो फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक। ये चारों क्वेश्चन, मात्र 4 क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं। चारों को सॉल्व करके नंबर वाइज आंसर कमेंट में लिख दोगे, ठीक। और जो जिसका आंसर रॉन्ग आएगा उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आज पढ़े हम लोग वेक्टर पार्ट 1, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर पार्ट 2 और पूरा वेक्टर खत्म करेंगे, ठीक। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन का सेट, असाइनमेंट, ये सब टेलीग्राम सब पर देने का व्यवस्था कर दिए हैं, उसके बारे में बता देंगे बाद में, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू।